दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विलियम फॉकनर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामिनर ने बार बार रिपीट करके आपके एग्जाम्स में पूछा है उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और अब तक का 21वां क्वेश्चन। पिछली वीडियो जहां पर मैंने टॉप 20 विलियम फॉकनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया था, बताया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर एक राइटर की पर्टिकुलर वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वहां पर सभी पर्टिकुलर राइटर्स के अलग अलग क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, विच फेमस नोवेल ऑफ विलियम फॉकनर वाज पब्लिश्ड इन 1929? विलियम फॉकनर का कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ था? पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द साउंड एंड द फ्यूरी, बी मॉस्किटोज, सी सोल्जर्स पे, या डी द व्हाइट रोज ऑफ मेम्फिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी वाज पब्लिश्ड इन 1929। द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर्स साउंड एंड द फ्यूरी वाज पब्लिश्ड इन, फॉकनर का जो वर्क है साउंड एंड द फ्यूरी, किस वर्क पब्लिश हुई थी? पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने द साउंड एंड द फ्यूरी जो वर्क है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। अब ये दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से ईयर से यानी कि साल से रिलेटेड होकर आया है? ए 1927, बी 1929, सी 1931, या डी 1933। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1929। द साउंड एंड द फ्यूरी वाज फॉकनर्स फोर्थ नोवेल एंड पब्लिश्ड इन 1929 यानी कि 1929। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोवेल बाय विलियम फॉकनर? निम्नलिखित में से कौन सा विलियम फॉकनर का उपन्यास है? पीजीटी 2004 और 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ए द ग्रैप्स ऑफ रैथ, बी द इंग्लिश टीचर, सी द डार्क होल्ड्स नो टेरर, या डी द साउंड एंड द फ्यूरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ नोवेल बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। ये जो वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर का एक उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द अनवैंक्विश्ड? द अनवैंक्विश्ड, इसके इस वर्क के जो लेखक है वो कौन है? पीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, बी ओ हेनरी, सी हेनरी सिंक्लेयर लेविस, या डी विलियम कथबर्ट फॉकनर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम कटवर्थ फॉकनर। द अनवैंक्विश्ड इज बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉकनर्स ओनली प्ले? निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉकनर है उनका एकमात्र नाटक है, प्ले है? यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए अ फेबल, बी रिक्विएम फॉर नन, सी द टाउन, या डी द मैनसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द रिक्विएम फॉर अ नन। रिक्विएम फॉर अ नन इज अ प्ले रिटन बाय विलियम फॉकनर पब्लिश्ड इन 1951। रिक्विएम फॉर अ नन ये जो वर्क है विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया एक प्ले है, एक नाटक है जो 1951 में पब्लिश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द नरेटर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द साउंड एंड द फ्यूरी? द साउंड एंड द फ्यूरी के पहले खंड का वर्णनकर्ता कौन है? यूजीसी नेट दिसंबर 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए क्विंटिन कॉम्पिसन, बी जैसन कॉम्पिसन, सी बेंजी कॉम्पिसन, या डी दिल से। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजी कॉम्पिसन। बेंजी कॉम्पिसन द मेंटली डिसेबल्ड यंगेस्ट ब्रदर नरेट्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नोवेल। बेंजी कॉम्पिसन नाम का ये जो आदमी है जो मानसिक रूप से विकलांग सबसे छोटा भाई है कैडी का, उपन्यास के पहले खंड का वर्णन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन? ये जो वर्क है फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी ये कितने खंडों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, विभाजित है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। दिस नोवेल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड इट्स स्टोरी रन्स थ्रू द माइंड्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर। ये उपन्यास 4 भागों में विभाजित है और इसकी कहानी विभिन्न पात्रों के दिमाग के माध्यम से चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच नोवेल डज द बंडरेन फैमिली अपीयर? बुंडरेन परिवार किस उपन्यास में दिखाई देता है? यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लाइट इन अगस्त, बी एज आई ले डाइंग, सी सेंचुरी, या डी द हैमलेट। चलिए देख लेते हैं
करेक्ट आंसर क्या होगा? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग जो 1930 में आया था, इज द नोवेल वेयर द बर्डन फैमिली अपीयर्स व्हाइल ट्रैवलिंग टू पुरी एडी बंड्रेन। एज आई ले डाइंग वह उपन्यास है जहां बुंड्रेन परिवार के बुंड्रेन को दफनाने की यात्रा के दौरान दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क earned Faulkner his first Pulitzer Prize in 1955? निम्नलिखित में से किस रचना ने 1955 में फॉकनर को अपना पहला पुलित्जर पुरस्कार दिलाया? यूपीपीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए द रेवर्स, बी अ फेबल, सी इंट्रूडर इन द डस्ट, या डी द अनवैनक्विस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फेबल। The Pulitzer Prize was given to Faulkner for his novel A Fable in 1955. फॉकनर को 1955 में उनके उपन्यास अ फेबल के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर्स द वाइल्ड पाम्स वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? फॉकनर का जो वर्क है द वाइल्ड पाम्स किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यूपीपीजीटी 2002 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 1930, बी 1935, सी 1939, या डी 1942। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1939। द नोवेल द वाइल्ड पाम्स वाज पब्लिश्ड इन 1939। ये उपन्यास द वाइल्ड पाम्स 1939 में प्रकाशित किया गया था। Who is the black servant woman who represent endurance in the Sound and the Fury? द साउंड एंड द फ्यूरी जो वर्क, इसमें सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली अश्वेत नौकरानी कौन है? एनवीएसपी टीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लस्टर, बी रॉस्कस, सी दिलसे, या डी फ्रॉनी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलसे। द नीग्रो सर्वेंट ऑफ कॉम्पिसन हाउस होल्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी इज दिलसे। द साउंड एंड द फ्यूरी जो वर्क है इसमें कॉम्पिसन परिवार की अश्वेत नौकरानी दिलसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स फॉर हिज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? विलियम फॉकनर अपनी चेतना की धारा तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस लेखक से प्रभावित थे? यूपीपीजीटी 2000 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जेम्स जॉयस, बी चार्ल्स डिकन्स, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या डी जॉन मिल्टन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स जॉयस। Faulkner is remembered for his pioneering use of the stream of consciousness technique influenced by modernists like James Joyce. Faulkner को चेतना की धारा तकनीक के उनके अग्रणी उपयोग के लिए याद किया जाता है, जो जेम्स जॉयस जैसे आधुनिकतावादियों से प्रभावित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच नोवेल ऑफ फॉकनर इज ऑफन कंसीडर्ड अ सीक्वल टू सेंचुरी? फॉकनर के किस उपन्यास को अक्सर सेंचुरी का सीक्वल माना जाता है? यूपीपीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द टाउन, बी द रिक्वीम फॉर अ नन, सी पायलॉन, या डी द मैंसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द रिक्वीम फॉर अ नन। रिक्वीम फॉर अ नन प्लीज कंसीडर द सीक्वल टू द नोवेल सेंचुरी। रिक्वीम फॉर अ नन जो एक नाटक है उसको उपन्यास सेंचुरी का सीक्वल माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द स्नॉफ्ट ट्रायलॉजी इंक्लूड्स द हैमलेट, द टाउन एंड। स्नॉफ्ट ट्रायलॉजी में द हैमलेट, द टाउन और कौन सा वर्क शामिल है? यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द मैंसन, बी द विलेज, सी द सिटी, या डी रेवर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द मैंसन। द स्नॉफ ट्रायलॉजी बाय फॉकनर इंक्लूड द हैमलेट जो 1940 में आया था, द टाउन जो 1957 में आया था, एंड द मैंसन जो 1959 में आया था। फॉकनर की स्नॉफ ट्रायलॉजी में द हैमलेट, द टाउन और द मैंसन ये जो वर्क है ये शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच फॉकनर शॉर्ट स्टोरी इज फेमस फॉर इट्स नॉन लीनियर टाइमलाइन एंड अ वुमन नेम्ड एमिली ग्रियर्सन? फॉकनर की कौन सी लघु कहानी अपनी गैर रेखीय समय रेखा और एमिली ग्रियर्सन नाम की महिला के लिए प्रसिद्ध है? यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बर्न बर्निंग, बी ड्राई सेप्टेम्बर, सी अ रोज फॉर एमिली, या डी स्पॉटेड हॉर्सेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन सी अरोज फॉर एमली। अरोज फॉर एमली इज वन ऑफ फॉकनर मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी सेट इन जेफरसन। अरोज फॉर एमली जेफरसन नाम की जो जगह है वहां पर सेट फॉकनर की सबसे प्रसिद्ध लघु कहानियों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर्स नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच इज फेमस फॉर द फ्रेज। फॉकनर का नोबेल पुरस्कार स्वीकृति भाषण किस वाक्यांश के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? यूपीपीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, मैन विल नॉट मेयरली एंड्योर, ही विल प्रिवेल। बी, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। सी, द पास्ट इज नेवर डेड। या डी, ऑल एनिमल आर इक्वल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन विल नॉट मेयरली एंड्योर, ही विल प्रिवेल। In his speech, Faulkner said, I believed that man will not merely endure, he will prevail. अपने भाषण में फॉकनर ने कहा, मेरा मानना है कि मनुष्य केवल सहन नहीं करेगा, वह विजयी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What was the name of Faulkner's home in ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी? ऑक्सफोर्ड में मिसिसिपी में फॉकनर के घर का क्या नाम था? यूपीपीजीटी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, एबॉट्सफोर्ड। बी, रोवानोक। सी, ग्रीन बे। या डी, एरोहेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोवन ओक। फॉकनर इज आइडेंटिफाइड विद मिसिसिपी एंड हिज होम देयर वाज नेम्ड रोवन ओक। फॉकनर की पहचान मिसिसिपी से और वहां उनके घर का नाम रोवन ओक था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच नोवेल फोकसेस ऑन द ट्रेजिक लाइफ ऑफ एडी बर्नरेन? कौन सा उपन्यास एडी बर्नरेन के दुखद जीवन पर केंद्रित है? यूजीसी नेट 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, द साउंड एंड द फ्यूरी। बी, सेंचुरी। सी, एज आई ले डाइंग। या डी, लाइट इन अगस्त। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग इज द नोवेल सेंटर्ड ऑन द डेथ एंड बुरियल जर्नी ऑफ एडी बर्नरेन। एज आई ले डाइंग वह उपन्यास है जो एडी बर्नरेन की मृत्यु और दफनाने की यात्रा पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द साउंड एंड द फ्यूरी विच कैरेक्टर कॉमिट्स सुसाइड? द साउंड एंड द फ्यूरी में कौन सा पात्र, कौन सा कैरेक्टर आत्महत्या कर लेता है? यूपीपीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, जैसन। बी, क्विंटिन। सी, बेंजी। या डी, डाल्टन अमीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा क्विंटिन। क्विंटिन कॉम्पिशन इज द कैरेक्टर हु ड्रॉन्ड हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। क्विंटिन कॉम्पिशन ये जो आदमी है वह पात्र है जिसने अपनी बहन की शादी के कारण डूबकर आत्महत्या कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल फॉर हुम बेंजी हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट? उस लड़की का क्या नाम है जिसके प्रति बेंजी नाम का जो ये आदमी है उसका गहरा भावनात्मक लगाव है? यूपीपीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, दिल से। बी, कैडी। सी, मिस क्विंटिन। या डी, टेम्पल ट्रैप। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडी। बेंजामिन कॉम्पिसन, जिसे हम इस स्टोरी में बेंजी नाम से पुकारते हैं, कुड बी साइलेंस्ड ओनली बाई कैडेंस, जिसको प्यार से कैडी बोलते हैं, फॉर हुम ही हैड अ पैशन। बेंजामिन को केवल कैडी द्वारा ही शांत किया जा सकता था जिसके प्रति उसका बहुत गहरा लगाव था। तो इस तरीके से हमने दोस्तों विलियम फॉकनर से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया। एक दो बार इस वीडियो को देखोगे सब क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले। बाकी पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं इसी तरीके के ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।